सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे? तो मैं रमेश बिरादर आप सभी लोगों के सामने फिर एक बार मैं हाजिर हुआ हूँ। जो आज की हमारी विषय है उससे बीए ऑप्शनल 4 सेम ऑप्शनल हिंदी बीए 4 सेमेस्टर मेरा यहाँ विषय है। मैं एक सहायक प्राध्यापक सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा से गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संलग्न हूँ। तो आपके सामने आज का मेरा विषय है लिपि का इतिहास। पहले सत्र में हम लोगों ने देखा था कि लिपि और भाषा के अंतर संबंध किसे कहते हैं। लिपि का हमने व्याख्या देखा, लिपि की परिभाषा हमने देखी, लिपि और भाषा की अंतर संबंध को हमने देखा। तो आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करना हो तो क्या है लिपि? लिपि ध्वनियों का लेखन है, यानी एक वर्ण व्यवस्था है। शब्दों का लेखन है, एक वर्तनी व्यवस्था है। वर्तनी जो हम बोलते हैं, जो शब्द है उसका वर्ण व्यवस्था जो हम बोलते हैं उसका लिखना है। वर्तनी व्यवस्था जो शब्दों का लेखन होता है उसे लिखना है। तो इस तरह से लिपि और भाषा का अंतर संबंध हमने पिछले सत्र में देखा। तो इस सत्र में हम देखेंगे लिपि का इतिहास। यानी बहुत सारे अभी बोलते हैं भाषा किस तरह से आया, भाषा इंसान ने किस तरह से, पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी, किस तरह से आई, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि भाषा के बारे में जब हम देखते हैं तो जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसका मूल क्या है, किसने हमें पहले सिखाया होगा, किसने इसका आविष्कार किया है होगा, लिपिबद्ध इसको कब किया होगा। यहाँ प्रश्न अभी भी विवादित है क्योंकि इसका उत्तर हम नहीं जान सकते। मगर हम जब पीछे जब जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा हमें उसके बारे में हमें उसका संकेत मिलने लगते हैं। तो वो संकेत क्या है उसके बारे में हम लिपि के इतिहास में आज पढ़ेंगे। लिपि का इतिहास किस तरह से हुआ, भारतीय लिपियों का उसका साथ किस तरह से संबंध है। तो इसके लिए डॉक्टर बाबूराव सक्सेना इस प्रकार की उसके लिखते हैं। प्रथम संपूर्ण बात यहाँ वाक्य का बोध कराने वाले चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उसके उद्भेदक संकेत और उससे हो सकते हैं उससे अक्षर। तो वहाँ कहते हैं कि पहले हमने शायद चित्र बनाया होगा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया होगा, उसके साथ हमने संकेत बनाए होंगे और इसके साथ हमने अक्षर बनाए होंगे। लिपि का विकास क्रम ऐसा ही रहा होगा। तो उदय नारायण तिवारी जी भी जो देखते हैं तो वो कहते हैं कला को चित्रलिपि माना है वे, और वो कहते हैं कि आगे क्रमश भाव लिपि और ध्वन्यात्मक अर्थात अक्षरात्मक वर्णनात्मक लिपि को उन्होंने इस तरह से उसका विकास माना है। और डॉक्टर अनंत चौधरी लिखते हैं लिपि के 4 अवस्था हो सकते हैं। पहला हो सकता है चित्रलिपि। पहला क्या हो सकता है, आदमी के पास पहले क्या आया होगा, चित्रलिपि आया होगा। दूसरा भाव संकेत लिपि, तीसरा वर्णात्मक लिपि, चौथा है अक्षरात्मक लिपि। यानी वो कहते हैं कि जो लिपि का जो इतिहास है, लिपि का जो हम जो पढ़ रहे हैं ये किस तरह से आया है, तो वो पहले कहते हैं कि चित्रलिपि में होगा, दूसरा भाव संकेत, तीसरा वर्णनात्मक, चौथा अक्षरात्मक लिपि के रूप में आया होगा। तो चित्रलिपि मानने में क्या तर्क है, चित्रलिपि से आया होगा, यहाँ तर्क क्या है इसके लिए। तो संसार के अनेक स्थानों पर हम प्राप्त प्राचीन शिलाखंड में काष्ठ पिटकों में पशु चर्म एवं भोजपत्र पर अनेक चित्र उत्कर्ष हम रूप उसमें देखते हैं। हम देखते हैं पुराने, जब भी हम भौगोलिक शिलाखंडों में जाते हैं तो चित्र बनाए हुए हैं। उधर इधर लड़की का चित्र है, बाण मारने का चित्र है, रथ में जाने का चित्र है। किस तरह से चित्रों को बनाया गया है।
तो यहाँ चित्र एक भाषा कह रही है। यहाँ चित्र, हर एक चित्र में एक लिपि छुपी हुई है। यहाँ हम उनमें देखते भी हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम कह सकता है कि अनुमान किया जा सकता है कि मनुष्य पहले क्या किया होगा, चित्र लिपि का उपयोग किया होगा। इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं मनुष्य जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना चाहता था उसका वहां क्या करता था, चित्र बनाता होगा। तो इसलिए लिपि का इतिहास में पहला क्या आता है, चित्र लिपि, फिर भाव संकेत लिपि। ये भाव संकेत जो लिपि है दूसरी लिपि में स्वीकार किया गया है। यानी इस लिपि का विकास का कारणों की व्याख्या करते हुए बाबूराम जी कहते हैं, चित्रों को खींचना आसान काम न था, समय भी काफी लगता था। कुछ कहना है तो चित्र करना है तो बहुत समय लग जाता था। धीरे धीरे खराब खींचे हुए चित्रों से भी काम चलता रहा। यानी चित्र लिखते लोगों को समझ में आता रहा और धीरे धीरे खराब चित्र भी जब लिखते थे तो उससे भी काम चलता रहा। होते होने से यह चित्र अपने मूल रूप से बहुत दूर हट गए और इन संकेतों को देखकर ही मूल चित्र का उद्बोध होता था। यानी जो खराब चित्र होते थे उसका देखकर ही वो मूल चित्र को पहचान जाते हैं। तो उनके द्वारा उनके भावों का भी वहां पर माना जाता था। यानी जो चित्र लिखे हुए हैं, जो खराब चित्र, उससे उनका भावना क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उसको वो समझ जाते थे। चित्रों की स्थिति तक चोह की कितनी भी जो बातें हैं खींचे हुए हैं, भाव का उद्वेग अन्य भाषा भाषियों को भी हो जाता था। चित्र जब देखते थे तो अन्य भाषा भाषी जो नहीं समझते उनको भी यहाँ पर संकेतों से उनका भावना क्या है उसको समझ में आता था। अब संकेतों के कारण की भावना, जो संकेतों का कारण व्यक्तिकरण का जो भावना थी वहां सीमित रह गई। उन संकेतों से अभिनज्ञ थे। चित्र तक तो भाव और संकेत थे। देखने वालों को इस प्रकार समन्वय का देखने को मिलता है जो मूलतः यानी केवल संबंध क्या रह गया, चित्र से भावनात्मक संबंध ही रह गया। यानी हम कहना क्या चाहते हैं कि संकेत चित्रलिपि की तरह वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर भावों का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी संकेत जो चित्रलिपि की तरह जो थे वो भाव संकेत जो होते थे वहां भी भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे भाव लिखित लिपि कहा जाता है। तो फिर बाद में आता है वर्णात्मक लिपि। जो वर्णात्मक लिपि, इस लिपि को ध्वन्यात्मक लिपि भी या ध्वनि लिपि भी कहा गया है। इस लिपि में भाषा के प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण प्रतीक निश्चित किए गए। आगे आते आते हमें जिस तरह से इसका लिपि का विकास हुआ वो देखिए। पहले चित्रलिपि में हुआ, फिर भाव संकेतों से अपनी भावनाओं को लिखने का हुआ, तो चित्रलिपि थोड़ा थोड़ा गायब होते गया। भाव संकेतों के बाद फिर क्या हुआ, वर्णात्मक लिपि आई। वहाँ क्या है, ध्वनि लिपि कहा गया उसे। तो इस ध्वनि लिपि का क्या होता था, एक निश्चित रूप होता था, एक एक निश्चित वर्ण वहाँ पर दिए गए थे। इस दृष्टि आधुनिक अर्थ में प्रथम लिपि भी इसे वर्णात्मक लिपि को कहा जाता है। तो उदय नारायण त्रिवेदी लिखते हैं, इसमें लिपि तथा भाषा एक दूसरे का अंग बन जाती है। वर्णनात्मक लिपि तक आते आते लिपि क्या हो जाती है, वहाँ एक भाषा का अंग बन जाती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है। लिपि ही भाषा का प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो यहाँ वर्णनात्मक लिपि का इतिहास हुआ। फिर आगे आते हैं तो अक्षरात्मक लिपि। ये जो चित्रात्मक लिपि है आज भी है, आपको याद रहे। जो चाइनीज लिखते हैं वो चित्रात्मक लिपि है। चीना में जो लिखा जाता है उसका उदाहरण हम चित्रात्मक लिपि से ले सकते हैं। आज भी वो लोग चित्रलिपि में ही अपना
भाषा को लिखते हैं। तो अक्षरात्मक लिपि वर्णनात्मक लिपि का ही एक विकसित रूप हम मान सकते हैं, एक वैज्ञानिक रूप है। तो इसके लिए अनंत चौधरी कहते हैं वर्णनात्मक लिपि के समान इसमें भी प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण तथा स्वर एवं व्यंजन के साथ में दिखलाया जा सकता है। अक्षरात्मक लिपि की यहाँ विशेषता होती है कि इसमें प्रत्येक स्वर की मात्रा तथा उसके सूचित करने वाला स्वतंत्र चिन्ह निश्चित होते हैं, जिनके उपयोग से व्यंजन तथा युक्त रूप एकीकृत कर स्वतंत्र स्वर्णों को दिखाया जाता है। तो इस तरह से अक्षरात्मक लिपि का भी हमने विषय में जान लिया। तो भारतीय लिपियों में अभी हम देखेंगे भारतीय लिपियों का इतिहास। तो लिपि किस तरह से आया? पहला कौन सा था? चित्रात्मक लिपि, भाव संकेत लिपि, वर्णात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि। तो ये लिपि इस तरह से लिपि बना होगा, वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या चीनी चाइनी हो, कौन सी भी दुनिया के सभी लिपि इस तरह से उनका विकास हुआ होगा। तो लिपि का इतिहास हमने देखा। तो इसमें अभी लिपि के इतिहास में हम भारतीय लिपि का इतिहास देखेंगे। भारतीय लिपियों ने किस तरह से अपने आप को बांधा, किस तरह से अपना विकास किया, इसका हम आगे देखेंगे। भारतीय लिपियों का इतिहास सर्वप्रथम ध्यान विलियम जोन्स के माध्यम से हुआ, जो पाश्चात्य थे। भारतीय लिपियों का इतिहास विलियम जोन्स ने प्रारंभ किया। विदेशी लेखक ने भारतीय लिपि का इतिहास को ईसा पूर्व 3 से 4 शताब्दी उन्होंने बताया है। विलियम जोन्स, याद रखिए आप लिपियों के बारे में, भारतीय लिपियों का इतिहास लिखने वाले पहले आदमी कौन थे? पाश्चात्य विद्वान विलियम जोन्स। 3री-4वीं शताब्दी बताते हैं, जबकि भारतीय लेखक कहते हैं कि ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले बताते हैं। वो कहते 3000 से 4000 वर्ष पूर्व। भारतीय लिपि इतिहास के विकास को लेकर इतना विवाद रहा है कि इसे सुनिश्चित रूप करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर भारतीय लिपियों में प्रमुख लिपि जो है वह है सैंधव लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो सैंधव लिपि किसे कहते हैं? तो भारत की सबसे पुरानी लिपियों में एक लिपि है सैंधव लिपि। सिंधु घाटी पर सम्यता से जुड़ी होने के कारण, यानी सिंधु घाटी लिपि, जो सिंधु घाटी लिपि पर लिखने के कारण, रहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सैंधव लिपि। इस लिपि को किसी ने 4000 साल पुराना बताया है और किसी ने इसे माना है ईसा पूर्व 4000 साल पूर्व। तो सिंधु घाटी में जो मांटगोमरी जिला है, सिंधु घाटी के जो मांटगोमरी जिला आपको पढ़ना होगा। आपको पिक्चर एक देख सकते हैं सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु नागरिकता के बारे में देखना है तो आपको ऋतिक रोशन का एक पिक्चर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी भाषा क्या थी, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे 4000 ईसा पूर्व इसका सिंधु घाटी माटंगोमरी जिले के कौन से है? सिंधु घाटी के इतिहास में हमें क्या मिलता है? हड़प्पा तथा सिंधु के लरकाना जिले के मोहजोदारो। जो हड़प्पा है मांटगोमरी जिला में है और मोहजोदारो है लरकाना जिले में है। मोहजोदारो खुद से हमें मिले हैं, जिन पर यहाँ लिपि आंकी गई है। कहाँ पर? सैंधव लिपि जो है हड़प्पा और मोहजोदारो
जो नागरिकता थी वहां पर हमें देखने को मिलती है। मगर आज तक इस सैंधव लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है आज के विद्वानों को। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि का विकास इसी लिपि से माना है। ब्राह्मी लिपि जो होता है वो सैंधव लिपि से ही हुआ है, यहाँ विद्वान मानते हैं, और निश्चय पूर्व हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आगे हम देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि का संबंध है वहाँ ईसा पूर्व 3 से 5वीं शताब्दी पूर्व मिलता है। यहाँ लिपि बाईं ओर से दाईं ओर तक लिखा जाता है। बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर लेफ्ट टू राइट, दाईं ओर लिखा जाता है। इसके अक्षर प्राय सीधे होते हैं। अधिकांश अक्षरों के अंत में तथा कूद के प्रारंभ में और अंत दोनों स्थानों में क्या होते हैं, सीधी रेखाओं से जुड़ी होती है। ब्राह्मी अपने युग की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो था वहाँ अपने युग की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जिसको मैं दो बार जब मैं दो बार जिस वाक्य को मैं दोहराऊंगा वह वाक्य आप प्रश्न के रूप में बना लीजिए। आपको कहीं पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो ब्राह्मी लिपि अपने युग की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है। इसकी लोकप्रियता का प्रमाण यहाँ भी है कि ये ब्राह्मी लिपि बौद्ध जैन धर्मों के विद्वानों की लिपि भी है, इन्हें इसे अपनाया गया है। ब्राह्मी लिपि का महत्व पर टीका टिप्पणी करते हुए गौरी शंकर जी कहते हैं, हीराचंद ओझा जी कहते हैं, उनके ही शब्द में हम उसे पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं वे देखे तो वह कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े महत्व का 2 कार्य भारतीय ब्राह्मी लिपि हजारों वर्ष पहले भी इतनी ही उच्च कोटि को पहुंच गई। मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े महत्व के 2 कार्य भारतीय ब्राह्मी लिपि हजारों वर्ष पहले भी इतनी उच्च कोटि को पहुंच गई थी कि उसका उत्तमता की कुछ भी समानता संसार भर की कोई दूसरी लिपि अब तक नहीं कर पाई है, किया जा सकता है। इसके प्रत्येक आर्य ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होने से जैसे कि बोला जावे वैसा ही लिखा जावे, जैसे लिखा जावे वैसा ही पढ़ा जाए, वर्णक्रम वैज्ञानिक रीति से स्थिर किया गया है। यहाँ उत्तम लिपि मानी गई है। यहाँ किसने कहा आपको? हीराचंद गणेश गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का कहना है। और अगला आता है खरोष्टी लिपि। यहाँ जो खरोष्टी लिपि है, यहाँ गधे की ओंट वाली लिपि। खरोष्टी लिपि को किस तरह से लिखते थे? गधे की जो ओंट होती है उसके जैसे लिखने वाली लिपि। गधे की ओंट के समान लिखने वाली लिपि कौन सी है? वहाँ है खरोष्टी लिपि। अर्थात देखने में भद्दी एवं कुरूप होने के कारण इस लिपि को खरोष्टी लिपि कहा गया है। खरोष्टी लिपि के नामकरण के संबंध में विवाद है, मगर कोई इसे खरोष्टी नामक विद्वान के नाम से बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई गधे की चमड़ी पर लिखने के कारण इसे हिब्रू खरोशेत लिखावट यानी खरोठट शब्द से यहाँ आया है, यहाँ कहते हैं। अतः निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है, मगर ये गधे की ओठों की समान लिखने जाने वाली लिपि है। खरोष्टी ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में भारतवर्ष की उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश के आसपास यानी पंजाब के गांधार प्रदेश में प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि कहाँ पर थी? उत्तरी पश्चिमी सीमांत, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो पंजाब गांधार प्रदेश में प्रचलित थी।
यानी यहाँ पर मौर्य साम्राज्य आता है और राजाओं के शहबाजगढ़ी मानसेरा लेखों में इसको हम देखते हैं। खरोष्टी की तरह दाहिनी से बाईनी ओर लिखी जाती है। ये भी खरोष्टी दाहिनी से बाईनी ओर लिखी जाने वाली भाषा है। इसके 11 वर्ण हैं। इसके 11 क्या कौन से वर्ण हैं? क, ज, द, न, ब, य, र, ग, प, श और ह समान उच्चारण वाले अरमाइक अक्षरों से मिलते जुलते हैं। तो ब्राह्मी के उद्भव परवर्ती लिपियों के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ ब्राह्मी लिपि है। तो हम आगे देखते हैं खरोष्टी और सैंधव को हम यहीं पर छोड़कर आगे हम ब्राह्मी लिपि के बारे में देखते हैं, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से परवर्ती लिपियां यानी ब्राह्मी लिपि से कौन कौन से लिपियों का उद्भव हुआ है, इसको हम देखना है। तो हमें इस चार्ट को हम देखेंगे। इस चार्ट में हम जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ब्राह्मी की जो शैलियां थी, उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली में कौन सी आई? गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि, शारदा लिपि, बंगाला लिपि। पश्चिम में आई, दक्षिण शैली में आई पश्चिमी मध्य देशी, तेलुगु, कन्नड़ा। दक्षिण के ओर यानी भारत के दक्षिण की ओर पश्चिमी मध्य देशी, तेलुगु, कन्नड़ा, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि। तो ब्राह्मी से विदेशी लिपि का भी उद्भव हुआ है। तो ब्राह्मी से सिमली, मालदीवी, सिरोकेवार, मालावरी लिपि, विदेशियाई, चंपा, खमेर, वर्मी, शत, स्थाही, फिलिपाइन में लिखा जाता है चंपा लिपि। लिपियों के अंतर संबंध को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिपि ब्राह्मी से उद्भूत भारतीय लिपि है दक्षिण लिपि और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि, शारदा लिपि आती है। तो दक्षिण शैली में हम देखते हैं तो मध्य देशी में, तमिल में आधुनिक काल में तमिल लिपि आती है। ग्रंथ लिपि में हम देखते हैं तो आगे आधुनिक पहले हम देखेंगे पश्चिमी में आता है बट्टेलुत्तु लिपि, मध्य देशी में आता है तेलुगु, मध्य देशी में तेलुगु, कन्नड़ा, फिर आगे आधुनिक तेलुगु, आधुनिक कन्नड़ा। फिर आगे इधर देखेंगे तो ग्रंथ लिपि में आधुनिक ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, जैन, तुलु। इस तरह से उपयुक्त ब्राह्मी लिपि उत्तर शैली और नागरी शैली को आप अपने इसमें देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कुटिल लिपि का उद्भव किस तरह से हुआ। कुटिल लिपि जो लिखी जाती थी, तो कुटिल लिपि में हम देखते हैं नागरी, शारदा। कुटिल लिपि का ही एक भाग आगे देखते हैं बंगला, कैथी, महाजनी, राजस्थानी, मोडी। तो आधुनिक बंगाल, आसामिया, मणिपुरी। तो इस पूरे इसको आप देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ये लिपि है वहाँ किस तरह से विकास हुआ। तो इस प्रकार हमने आज के सत्र में देखा कि वर्णों के प्रतीक रूप, व्यवस्था रूप यही लिपि है। भारतीय लिपियों में सैंधव लिपि सबसे प्राथमिकता है। इसके पश्चात ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपियों का विकास होता है। देवनागरी लिपि की ब्राह्मी उत्तरी शैली से विकसित हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि देवनागरी जो लिपि है ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुआ है। यहाँ लिपि वैज्ञानिक गुणों से युक्त है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का जो सत्र है उसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे हम ब्राह्मण देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में देखेंगे। यानी इसमें देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, देवनागरी लिपि की क्या क्या बातें हैं जो देवनागरी लिपि को हिंदी में लिपि के रूप में लिया गया है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसके लक्षण क्या है, किस तरह से वो श्रेष्ठ है, इसके बारे में हम अगले सत्र में देखेंगे। तो जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा अलविदा मैं कहता हूँ। आप लोग सब लोग खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। डरिए नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए लिखिए। आपका जीवन को बदल देगा ये समय। तो यहाँ कहते हुए मैं इस सत्र को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।